हेलो वेलकम एवरीवन। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है COP29। COP आपने बहुत सारे न्यूज़ में सुना होगा, मीडिया में सुना होगा, अखबारों में सुना होगा, लेकिन इसका मतलब क्या होता है ये हम जानेंगे। हाल ही की समिट के बारे में जाएंगे, एनवायरमेंटल जो कंसर्न्स है उसके बारे में जानेंगे। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी यूजफुल है। इन जनरल अगर आप क्यूरियस माइंडेड हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है सेशन। शुरुआत करते हैं एक एक टॉपिक से। तो COP क्या है? COP बेसिकली इसको हम कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ओके, 29 उसका एडिशन है और अभी ये हुआ है अजरबैजान देश में, और इसका जो शहर है उसका नाम है बाकू। बाकू में आयोजित किया गया है। COP करता क्या है, कैसे होता है? COP एक समिट है जिसमें बहुत सारे दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स आके इकट्ठा होते हैं और चर्चा करते हैं। ये यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज का हिस्सा है। पहले समिट हुई थी 1992 में। और COP की जो मीटिंग होती है वो सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है UNFCCC की। UNFCCC कुछ नहीं है, यूएन की एक बॉडी है जो इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए कार्य करती है। तो ये COP बना क्यों, कैसे आया? सबसे पहले कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो मीटिंग हुई थी हमारी, वो रियो डी जेनेरियो 1992 में हुई थी। इसका उद्देश्य था कि ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करना है। ग्रीन हाउस गैसेस क्या होते हैं? जैसे कि हमारे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड हो गई। ये गैसेस अगर धरती पे बढ़ती हैं, अर्थ पे बढ़ती हैं, तो होता क्या है कि जब सूर्य की किरणें धरती पे आती हैं तो हीट लेके आती हैं, और ये हीट बाद में रिफ्लेक्ट होकर स्काई यानी कि यूनिवर्स में वापस लौट जाती है। लेकिन जब ये गैसेस बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में भर जाती हैं पूरे अर्थ में, पूरे एनवायरमेंट में, तो ये सारे अर्थ की हीट्स को ट्रैप कर लेती है, रोक के रखती हैं। आप इमेजिन करिए, आप एक पास कांच का एक ढक्कन है, आपने छत पे रख दिया है। अगर सूर्य किरणें आएंगी तो ढक्कन वो धीरे धीरे गर्म हो जाएगा, अंदर ही अंदर गर्म बनेगा, तो एक चैम्बर बन जाता है हीट का। आपने नोटिस किया होगा जो इस साल का नवंबर था काफी हीटेड था, बहुत ही हाई टेम्परेचर बढ़ रहा था। ये सब ग्रीन हाउस गैसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और COP की बात करें तो उसमें जो सबसे अहम फैसले दो बार हुए थे, एक होता क्योटो प्रोटोकॉल यानी कि COP3 था, और 2015 का जो COP हुआ था वो COP21 था। क्योटो प्रोटोकॉल कुछ नहीं था, बेसिकली ये एक विकसित देशों के लिए खासकर था, और ये उन देशों के लिए था जिन देशों ने बहुत ज्यादा प्रदूषण फैला रखा था, फैक्ट्रीज बहुत ज्यादा लगा रखी थी। आपने नोटिस किया होगा कि लंदन हुआ या फिर USA हुआ, ये सारे देशों ने बहुत सारे फैक्ट्रीज शुरू में लगाई हैं, उसके बाद जाके विकसित हुए थे। तो ये उनके लिए था कि भाई आप प्रदूषण न फैलाएं। हाँ, पेरिस एग्रीमेंट बहुत ज्यादा इफेक्टिव था, क्योंकि इसमें यह वादा किया गया था कि ग्लोबल टेम्परेचर को हम 2 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ने नहीं देंगे, उस टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में जब पूरी दुनिया में फैक्ट्री थी ही नहीं, यानी कि टेम्परेचर एकदम कूल कूल चिल्ड होता था। उसके कंपैरिजन में, आज के कंपैरिजन में हम 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ने नहीं देंगे। आइडियली हम रखेंगे कि 1.5 डिग्री तक ही बढ़ा रहे अब तक। तो ये इसका जो इनिशिएटिव था। पेरिस एग्रीमेंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई कि इसमें जो इंडिया और फ्रांस ने साइडलाइन में मिलकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव शुरू किया, उसका नाम था ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। यानी कि सौर ऊर्जा वाले जितने देश हैं, जिन देशों में सूर्य किरणें यानी कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो देश पाए जाते हैं, वहां पे सूर्य किरणें बहुत ज्यादा पड़ती हैं, बहुत ही गर्म देश होते हैं, वो मैक्सिमम सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करके ज्यादा से ज्यादा इन्वायरमेंटल या फिर सस्टेनेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ सके। तो ये इंडिया और फ्रांस का ज्वाइंट इनिशिएटिव था, ये भी याद रखेंगे। और ISA का जो मुख्यालय हमारा कहीं नहीं बल्कि गुरुग्राम हरियाणा में है, जो कि है बाकू शहर, अजरबैजान का एक शहर है। तो इसमें आउटकम क्या मिला? इसमें आउटकम ये मिला कि पहले शुरू में लोगों ने प्लान किया था कि जो विकसित देश थे वो विकासशील देशों को और द्वीप समूह वाले देशों को जो डूबने के कगार पे हैं उनको 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर सब लोग मिलकर विकसित देश वाले देंगे हर साल। लेकिन 2020 तक वो ये भी भरपाई नहीं कर पाए, और पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि विकासशील देश ऐसे टेक्नोलॉजी को यूज करें जिससे प्रदूषण भी कम हो और खुद को विकसित भी कर पाए। क्योंकि भाई जो विकसित थे उन्होंने जम के उत्पात मचाया, कोयला यूज किया, फिर दुनिया भर के पेट्रोलियम यूज किए, पूरा सब कुछ तहस नहस कर दिया। अब वो विकासशील देशों से कह रहे हैं कि आप भी बचा के चलिए, लेकिन उसके लिए फंडिंग चाहिए, पैसा चाहिए। अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करते हैं, सोलर यूज करते हैं, तो उसके लिए पैसा आपको चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी की जो टेक्नोलॉजी है बहुत ज्यादा महंगी है और उसके लिए पैसा चाहिए। तो पैसा कौन देगा? विकसित देश देंगे। तो बहुत ज्यादा कहीं सुनी की बात बाद इन्होंने 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर हर साल देने के लिए सहमत हो गए हैं 2035 तक की, और ये डेवलपिंग कंट्रीज को प्रोवाइड कराएंगे ताकि वो क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफ से बच सके। या उसका पोस्टर आप देख सकते हैं कि ये बाकू शहर में पहले आइडिया था कि ये 1.3 ट्रिलियन डॉलर पर साल दें, लेकिन बड़े मुश्किल से 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर पे वो जाके गिरे। बहुत सारे देश में नाराज भी थे, लेकिन इसके बारे में जानेंगे अभी। तो वही चीज था कि हिस्टोरिकली जो वेल्दी नेशंस थे उन्होंने उत्पाद बहुत मचाया, बहुत ज्यादा गंदगी फैलाई, कोयले से बहुत सारा प्रदूषण किया, गाड़ियां बहुत ज्यादा मतलब यूज की, ऑयल बहुत यूज किया। तो वो अब जिम्मेदार हैं कि विकासशील देश आगे बढ़े और
बिना किसी इन्वायरमेंटल क्राइसिस के। तो इस प्रकार से चीजें थी। डिसएग्रीमेंट इसमें हो गया बहुत ज्यादा बाकू शहर में जो हो रहा था अभी, इसमें जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज थे और अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड नेशंस थे। ये नेशन जैसे मालदीव नहीं हुए कि बिल्कुल समुद्र से घिरे पड़े हैं, अगर पानी का स्तर बढ़ गया 50-60 सालों में तो पूरा डूब जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, पूरा इनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो ये ग्रुप तो ये हो गया। दूसरा था लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज हो गए, सूडान वगैरह हो गए। तो ये कह रहे हैं भाई कि अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमको पैसा चाहिए, क्योंकि अगर हम फिर वही पेट्रोलियम, फिर वही कोयला लगा के हम पावर प्लांट लगा के काम करेंगे, फिर पोल्यूशन बढ़ेगा, तो हमको पैसा हो जाता। तो इन दोनों देशों में आपस में थोड़ा सा असहमति थी, इन दोनों प्रकार के देशों में, कि विकसित देशों से कितना पैसा मांगा जाए, लेकिन 300 बिलियन पे दोनों सहमत हो जाएंगे। 3 आउटकम थे। ट्रिपल पब्लिक फाइनेंस यानी कि 100 बिलियन का पहले वादा था, अब 300 बिलियन देंगे। दूसरा क्या था कि बाकू अडेप्टेशन रोड मैप, यानी कि वही कैसे आप इंप्लीमेंट करना है, वही सब चीज थी। रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन सिंपल चीज है। इंडिया और बहुत सारे देशों ने इसको क्रिटिसाइज किया, क्योंकि वो 1.3 ट्रिलियन यूएसडी पर साल चाह रहे हैं, लेकिन वो 300 बिलियन ही मिला। भारत ने इसको कहा है कि ऑप्टिकल इल्यूजन है, और नाइजीरिया ने इसको जोक बोला है कि एकदम मजाक है, ये इसमें इतने पैसों से कुछ नहीं होगा। तो इस प्रकार से COP29 यानी कि जो बाकू अजरबैजान देश की समिट संपन्न हुई, 300 बिलियन पर हस्ताक्षर पर राजी हुए। और अगला हमारा जो COP30 होगा वो होगा ब्राजील में। ब्राजील में होगा, बेलम शहर में होगा, 2025 में, इसी अगले साल महीने में होगा। इसके लिए अगली तैयारियां शुरू होंगी, नए नए फ्रेमवर्क लाए जाएंगे, नए नए तरीके लाए जाएंगे, इंप्लीमेंटेशन को चेक किया जाएगा। एक और कंफ्यूजिंग चीज हो रही है कि COP16 चल रहा है साइड बाई साइड पैरेलल में, और ये COP अलग COP है। जो हमने COP अभी तक पढ़ा था वो था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, UNFCCC का था, लेकिन ये है UNCCD का, यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन। ये वो डिपार्टमेंट UN का है जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म होती चली जा रही है, मिट्टी या बालू बनती चली जा रही है। भारत में देखोगे कि बहुत सारे जो उपजाऊ जमीनें थी वो नष्ट होती चली जा रही है किन्हीं कारणवश। तो उन सब चीजों को कम्बाइट करने के लिए ये रियाद सऊदी अरेबिया में COP16 का आयोजन किया जाना है अभी दिसंबर में। तो याद रखेंगे COP16 सऊदी अरेबिया में है, और COP29 संपन्न हो चुका है बाकू शहर में। हमने इसके आउटकम देख लिए, और इसके साथ साथ हमने देख लिया कि COP30 कहां पे होगा। तो बस यही छोटा सा टॉपिक था, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। कोई डाउट है जरूर शेयर करें, प्लीज वीडियो को लाइक कर ले, दोस्तों में शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।